नमस्ते विद्यार्थियों। हम लोग सीताराम सेक्सरिया द्वारा रचित डायरी का एक पन्ना पढ़ रहे हैं, जिसका आज अंतिम भाग पढ़ेंगे। हम लोग यहाँ तक पढ़े थे कि काउंसिल की ओर से नोटिस निकाला गया था कि 4:24 पर मोनूमेंट पर झंडा फहराया जाएगा, स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी सर्वसाधारण की उपस्थिति में। और उधर पुलिस कमिश्नर की ओर से नोटिस निकाला गया था कि जो लोग भी इस जुलूस में शामिल होंगे वे दोषी करार दिए जाएंगे और उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि 4:10 पर सुभाष बाबू जब अपना जुलूस लेकर चौरंगी पर पहुंचे तो उन्हें रोकने का बहुत प्रयास किया गया। फिर भी सुभाष बाबू आगे बढ़ते चले गए। हालांकि आगे चलकर उन्हें चोटें भी लगी, क्षितिज चटर्जी को भी चोटें लगी और बाद में चलकर सुभाष चंद्र बोस को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन 4:24 पर इधर पुलिस अपनी पूरी ताकत के साथ, पूरी क्षमता के साथ, ताकत के साथ सुभाष बाबू और उनके जुलूस में जो लोग थे उनको रोकने में लगी हुई थी। और वह स्त्रियों का जो जुलूस था वह मोनूमेंट पर चढ़ जाता है, झंडा भी फहराता है और स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा भी पढ़ी जाती है भारी भीड़ में। हालांकि अभी भी चारों ओर से जुलूस आ ही रहा था। जो वॉलंटियर्स थे वे बहुत लाठियां पड़ने पर भी अपनी जगह से हट नहीं रहे थे। सुभाष बाबू को तो पकड़कर लाल बाजार लॉकअप में भेज दिया गया, लेकिन अभी भी स्त्रियों का जुलूस मोनूमेंट के पास पहुंचने के प्रयास में लगा हुआ था। बच्चों, यहाँ ये स्पष्ट होना जरूरी है कि जुलूस कहीं किसी एक जगह से नहीं आ रही थी। कलकत्ता के अलग अलग जगहों से जुलूस निकलकर मोनूमेंट के पास पहुंच रहा था। एक स्त्रियों का एक और जुलूस चला जिसे धर्म तल्ले के मोड़ पर रोका गया। क्योंकि संख्या अधिक थी इसलिए पुलिस बहुत प्रयास करने के बाद भी सभी स्त्रियों को रोकने में सफल नहीं हो सकी। 40-50 स्त्रियों को ही धर्म तल्ले के मोड़ पर पुलिस रोक पाई। शेष स्त्रियां आगे बढ़ गईं और जिसका नेतृत्व विमल प्रतिभा कर रही थी, आगे चलकर लाल बाजार के पास उन्हें भी रोक दिया गया। साथ ही साथ 50-60 स्त्रियां धर्मतल्ले के मोड़ पर बैठी थी और विमल प्रतिभा के साथ जितनी स्त्रियां थी सबको पकड़कर लाल बाजार लॉकअप में भेज दिया गया। इधर इस प्रकार पौन घंटे तक बहुत लोगों की धरपकड़ हुई, बहुत गिरफ्तारियां हुई, डंडे चले, बहुत लोगों को चोटें आई। पौन घंटे के अंदर फिर पुलिस की लॉरी आती है और जितने लोगों को, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, जो भी हो, जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया था, हिरासत में लिया गया था, उनको लॉरी में बैठाकर लाल बाजार लॉकअप भेज दिया गया, सभी लोगों को। अब वर्णन आता है इसमें। इसके बाद बृजलाल गोयनका आ जाते हैं। लेखक से उनकी मुलाकात पहले भी हुई थी दमदम जेल में, परिचय पुराना था। बृजलाल गोयनका तिरंगा हाथ में लिए हुए, वंदे मातरम बोलते हुए मोनूमेंट की ओर दौड़े चले जा रहे थे। इतनी तेजी से दौड़ रहे थे कि वे खुद ही गिर गए। वंदे मातरम का नारा लगा रहे थे और झंडा, मोनूमेंट पर झंडा लगाने के लिए दौड़ रहे थे, लेकिन इतनी तेजी से दौड़ रहे थे कि अपनी रफ्तार में ही वे गिर गए। उनको गिरा हुआ देखकर एक अंग्रेजी घुड़सवार आता है और उनका हाथ पकड़कर बहुत दूर तक उनको घसीटता हुआ लेकर जाता है, फिर आगे जाकर उन्हें छोड़ देता है। वहां से वे उठते हैं और जो स्त्रियों का जुलूस जो मोनूमेंट की ओर जा रही थी उस जुलूस में शामिल हो जाते हैं। कौन? बृजलाल गोयनका। और उसके बाद वहां पहुंचते हैं। फिर जब वहां स्त्रियों का जुलूस अपना काम कर लेता है तो वहां से 200 आदमियों को लेकर वे लाल बाजार जाते हैं। बच्चों, यहाँ ध्यान देने की बात है कि बृजलाल गोयनका आखिर लाल बाजार क्यों गए? झंडा तो मोनूमेंट पर फहराना था। वे इसलिए गए कि जिन लोगों को भी गिरफ्तार करके लॉकअप में भेजा गया था, हिरासत में लिया गया था, उन लोगों को छुड़वाने के लिए बृजलाल गोयनका 200 आदमियों का जत्था लेकर, जुलूस लेकर लाल बाजार गए थे। लेकिन वहां उनको गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें सफलता
नहीं मिली। लेखक फिर मदालसा से मिलता है। मदालसा कौन? जमुना लाल बजाज और जानकी बजाज की बेटी। जमुना लाल बजाज को गांधी जी का 5वां पुत्र माना जाता है। मदालसा से जब मिला लेखक, सीताराम से सेक्सरिया मिले, तो पता चला कि मदालसा के साथ भी बहुत दुर्व्यवहार किया गया और थाने में उसके साथ बहुत मार पिटाई की गई थी। बाद में पता चला, मालूम हुआ, बाद में रात को 9 बजे सभी स्त्रियों को छोड़ दिया गया। कितनी स्त्रियों को गिरफ्तार किया गया था? 105 स्त्रियों को गिरफ्तार किया गया था, जिसे बाद में 9 बजे छोड़ दिया गया। अब लेखक जाता है, लेखक करीब 8 बजे खादी भंडार जाता है। 8 बजे खादी भंडार जाता है और तो कांग्रेस के दफ्तर से फोन आता है कि यहाँ बहुत से लोग, घायल लोग आए हुए हैं, जिनमें से कुछ की हालत बहुत ही संगीन है, उनके लिए गाड़ी चाहिए। जानकी देवी के साथ लेखक कांग्रेस के दफ्तर पहुंचता है। वहां पहुंचता है तो देखता है कि डॉक्टर दास गुप्ता उनकी देखरेख कर रहे थे। किनकी? घायल लोगों की फोटो भी ले रहे थे। और शुरू में लेखक जब पहुंचा था वहां, तो घायल लोगों की संख्या 67 थी, 67। लेकिन बाद में यह संख्या 113 तक पहुंच गई थी। उसके बाद लेखक ये अस्पताल भी जाता है। उसे मालूम पड़ता है कि अस्पताल में भी कुछ लोग भर्ती हैं, वहां भी गए हैं इलाज के लिए। अस्पताल जाता है तो वहां अस्पताल में 100 से अधिक लोग भर्ती थे। कुछ लोग जिनको मामूली सी चोटें आई थी, वे लोग घर चले गए थे। इस तरह से लेखक अनुमान लगाता है कि लगभग 200 से अधिक लोग तो सिर्फ घायल हुए थे, जिनका रिकॉर्ड लेखक के पास है। और जो लोग घर चले गए थे वे अलग। 105 स्त्रियां गिरफ्तार हुई थी। कितने पुरुष गिरफ्तार हुए थे यह लेखक पता नहीं लगा सका, लेकिन कलकत्ता में इतने लोगों की एक साथ गिरफ्तारी आज तक नहीं हुई थी। और इसी कारण से लेखक यह कहता है कि आज का जो दिन था वह अपूर्व था, अपूर्व, जैसे पहले नहीं हुआ। बहुत सी गिरफ्तारियां हुई, बहुत कुछ हुआ कलकत्ता में, जिसका वर्णन हम लोग पढ़ चुके। और कलकत्ता पर एक कलंक लगा हुआ था कि कलकत्ता पर में स्वतंत्रता से संबंधित काम बहुत कम होते हैं। यह कलंक बहुत अंशों में आज धुल गया। कलंक का अर्थ क्या होता है बच्चों? कलंक का अर्थ होता है जो काम हम नहीं किए हैं उसका आरोप लगना। वह बहुत अंशों में धुल गया और कलकत्ता के लोग यह सोचने लगे, उनके मन में ये बात घर बना ली, बैठ गई कि कलकत्ता में भी स्वतंत्रता से संबंधित काम बहुत हो सकते हैं। और इस तरह से 26 जनवरी 1931 को कलकत्ता, जो कि परतंत्र भारत में स्वतंत्रता दिवस की पुनरावृत्ति थी, कलकत्ता वासियों ने जिस तरह से मनाया उसका वर्णन सीताराम सेक्सरिया किए हैं। बच्चों, इस पाठ से हम लोग 2 प्रश्न पर चर्चा अभी करेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है, बहुत से लोग घायल हुए, बहुतों को लॉकअप में रखा गया, बहुत सी स्त्रियां जेल गईं, फिर भी इस दिन को अपूर्व बताया गया है। आपके विचार से यह सब अपूर्व क्यों है? देखो बच्चों, अपूर्व का अर्थ क्या होता है? जैसा पहले कभी नहीं हुआ हो, वह क्या है? अपूर्व है। अब इस दिन को अपूर्व बताया जा रहा है। किस दिन को? 26 जनवरी 1931 के दिन को कलकत्ता वासियों के लिए अपूर्व बताया जा रहा है, लेखक के द्वारा, लेखक सीताराम सेक्सरिया के द्वारा। इसके 4-5 कारण हैं। पाठ के आधार पर ही हम इसको लिखेंगे, क्योंकि ज्यादातर उत्तर जब तक अपने विचार प्रकट करने के लिए नहीं कहे जाएं, तब तक उत्तर हमेशा पाठ के आधार पर ही लिखना होता है। सबसे पहला कारण,
अपूर्व क्यों कहा गया? पहला कारण, कलकत्ता वासियों ने जिस उत्साह, उमंग और नवीनता के साथ इस आंदोलन में भाग लिया। 26 जनवरी 1931 के दिन परतंत्र भारत में दूसरी बार स्वतंत्रता दिवस मनाया। इस तरह की नवीनता, उमंग और उत्साह कलकत्ता में पहले कभी नहीं देखी गई थी। एक कारण ये हो गया। दूसरा कारण, इतने लोग घायल हुए, जेल गए, फिर भी अपूर्व है यह दिन। इसलिए क्योंकि कलकत्ता के नाम पर एक कलंक लगा हुआ था कि कलकत्ता में स्वतंत्रता से संबंधित काम बहुत कम होते हैं। यह कलंक आज बहुत अंशों में धुल गया था, बहुत अंशों में यह धुल गया कलंक, और यह विश्वास किया जाने लगा, ये चर्चाएं होने लगी कि अब कलकत्ता में भी स्वतंत्रता से संबंधित काम होने लगे हैं। तो इस कारण से यह दिन अपूर्व है। तीसरी बात कि कलकत्ता वासियों के मन में यह भावना पनपने लगी, जन्म लेने लगी कि कलकत्ता में भी स्वतंत्रता से संबंधित बहुत से काम हो सकते हैं। बच्चों, ये थोड़ी सी चर्चा यहाँ ये कर लेते हैं कि आखिर ऐसा क्या था जो देश में हो रहा था कलकत्ता में नहीं हो सकता था। कलकत्ता से बहुत से ऐसे ऐसे लोगों के नाम आते हैं जिन्होंने स्वतंत्रता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सुभाष चंद्र बोस का नाम आता है, बंकिम चंद्र चटर्जी का नाम आता है, और भी कई लोगों का नाम आता है, रविन्द्रनाथ ठाकुर भी हैं। तो ये इसलिए बच्चों क्योंकि कलकत्ता ब्रिटिशर्स का हेडक्वार्टर हुआ करता था, जहां उच्च अधिकारी रहते थे, जहां सैनिकों की तैनाती ज्यादा रहती थी। ऐसे में सरकार के अगेंस्ट कदम उठाना वहां थोड़ा कठिन तो जरूर था, लेकिन बाद में लोगों ने इस चीज से मुक्ति पा ली थी। ये भावना घर कर गई थी कि कलकत्ता में भी स्वतंत्रता से संबंधित बहुत से काम हो सकते हैं। तीन 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 पॉइंट हम लोग देखें। चौथा पॉइंट, कलकत्ता में एक दिन में 105 स्त्रियां गिरफ्तार हुई थी। पुरुष कितने गिरफ्तार हुए ये पता नहीं चला, लेकिन पुरुषों की संख्या स्त्रियों से अधिक थी। एक दिन में इतनी अधिक गिरफ्तारी इसके पहले कलकत्ता में कभी नहीं हुई थी। इसलिए लेखक इस दिन को अपूर्व कह रहा है। और अब पांचवा पॉइंट ये कि कलकत्ता में घरों को इस तरह से सजाया गया था, लोग इतने उत्साहित थे कि लग रहा था कि आजादी मिल गई हो। और यह तो खुली चुनौती देकर आजादी मनाई गई थी। सरकार को खुली चुनौती दी गई थी कि 4:24 पर मोन्यूमेंट पर झंडा फहराया जाएगा, स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी, वह भी आम लोगों की उपस्थिति में। तो समय और जगह बताकर सरकार को खुली चुनौती देकर कलकत्ता में पहली बार इस तरह का आंदोलन हुआ था। इसलिए यह दिन अपूर्व है। तो ये सब पॉइंट आप लिखेंगे। एक दूसरा प्रश्न है, जब से कानून भंग का काम शुरू हुआ तब से आज तक इतनी बड़ी सभा ऐसे मैदान में नहीं की गई, और यह सभा तो कहना चाहिए कि ओपन लड़ाई थी। ये स्टेटमेंट है। अब प्रश्न आगे है, यहां पर कौन से और किसके द्वारा लागू किए गए कानून को भंग करने की बात कही गई है? किसके द्वारा कानून लागू किया गया था? ब्रिटिश सरकार द्वारा। कौन सा कानून? कि जो लोग भी स्वतंत्रता दिवस में भाग लेंगे, झंडा फहराएंगे, वे दोषी करार दिए जाएंगे। और स्वतंत्रता सेनानी जो कलकत्ता वासी थे, वे इस कानून को भंग
करने की बात कह रहे थे कि वे 4:24 पर झंडा फहराएंगे। कानून क्या था? यही कि जो लोग इसमें भाग लेंगे वे दोषी करार दिए जाएंगे। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या कानून भंग करना उचित था? पाठ के आधार पर हमें लिखना है तो हम लिखेंगे कि हाँ, कानून भंग करना उचित था, क्योंकि कोई भी कानून हो, किसी की भी सरकार हो, देश की आजादी के लिए उठाया गया हर कदम उचित होता है। देश की आजादी के लिए जो भी कानून भंग किया जाएगा वह दोषी नहीं माना जाएगा, क्योंकि देश की आजादी से ऊपर कोई चीज नहीं होती। सबसे प्रमुख बात है देश की आजादी, देश की स्वतंत्रता। तो ये 2 प्रश्न पर हम लोग आज चर्चा किए। और जो एनसीईआरटी के किताब में जो अभ्यास के प्रश्न हैं, सामान्य प्रश्न हैं, जो आप पाठ पढ़कर और वीडियो देखकर आप कर सकते हैं, उसको आप अपनी हिंदी कॉपी में कर लेंगे। कुछ पाठ से चुनकर 10 कठिन शब्दार्थ भी लिख लेंगे। धन्यवाद बच्चों, ये पाठ आज समाप्त होता है। अगली कक्षा में हम दूसरा पाठ शुरू करेंगे।